हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा योगदान देने के लिए मेरे द्वारा यह वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम रतलाम डिवीज़न द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 16 जुलाई 2023 को। तो यह फ्रेश पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले हमने जो है तो इस पेपर को का फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 110 से क्वेश्चन नंबर 49 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स भूलवश कुछ गलत टिक हो गए, जिनको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो कमेंट बॉक्स में जो भी सुझाव हमें मिले हैं, तो उसके तहत हम कुछ करेक्शंस को देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 है, जिसमें बोला गया है सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा विधि मंत्रालय। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है तो सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद करता है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 93 है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रेलवे सर्वेंट्स एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और एज्यूम्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कॉन्टिन्यूअस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने पिछले वीडियोस में एक्सक्लूडेड दिया था। उसका सही आंसर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। सो कॉन्टिन्यूअस क्लासिफिकेशन के अंदर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस except when it is excluded or has been declared to be essentially intermittent or intensive। ठीक है। जैसे अगर हम एक्सक्लूडेड कैटेगरी की बात करें, तो जैसे ऐसे रेलवे एम्प्लॉयज़ जो मैनेजरियल पोस्ट पे हैं या आर्म्ड गार्ड्स हैं, ठीक है, या टेक्निकल ट्रेनिंग से एकेडमिक एजुकेशंस के अंदर हैं, स्टाफ है, ठीक है, मैट्रॉन्स हैं, सिस्टर इंचार्ज हैं, हेल्थ एजुकेटर्स और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एजुकेटर्स हैं, फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, एएनएम हैं। ठीक है। तो ऐसे कैटेगरीज को हम एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है। तो इसके अंदर जो है निर्वाह भत्ते से अनिवार्य कटौती नहीं है। तो इनकम टैक्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, एचआरए और अमाउंट्स ड्यू टू अ कोर्ट अटैचमेंट। तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है, जनरली जब हम कोई एम्प्लॉय है उसका सस्पेंशन हो जाता है, तो इस केस में उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, निर्वाह भत्ता जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो कंपलसरी डिडक्शंस होते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस के अंदर, वह इनकम टैक्स होता है, एक हाउस रेंट अलाउंस होता है जिसके अंदर जिसके अलीड चार्जेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर चार्जेस हो गया, तो ये भी रहते हैं। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी होते हैं। और सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन जो भी होता है एम्प्लॉय का, और इसके अलावा सीजीईजीआईएस, दैट इज इंश्योरेंस स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन होता है या सब्सक्रिप्शन होता है, वो होता है। ठीक है। तो ये सभी कंपलसरी डिडक्शंस होते हैं, दैट मीन्स इनकम टैक्स, एचआरए, रीपेमेंट ऑफ लोन्स आपको करना ही है, और सीजीएचएस और सीजीईजीआईएस। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कौन सा डिडक्शंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमें पूछा है विच ऑफ दिस नॉट अ कंपलसरी डिडक्शंस फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो इसके अंदर एक तो जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन हो गया, दैट मीन्स पीएफ सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट, अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट ये नहीं होगा। इसके अलावा रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है उसकी जो रिकवरी होगी वो जो है, तो ये डिडक्शंस इसके अंदर नहीं होंगे। और इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शंस पे जैसे इनकम टैक्स दिया है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, एचआरए, ये तो तीनों कंपलसरी डिडक्शंस के अंदर आते हैं। और जो अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट है, दिस विल नॉट अ कंपलसरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, यहाँ पे पूछा है कैडर अपग्रेडेशन फ्रॉम लेवल 7 टू लेवल 8 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो जो कैडर अपग्रेडेशन रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है फ्रॉम लेवल 7 टू लेवल 8, तो वह कब से प्रभावी हुआ? तो यह जो उन्नयन है वह 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी हुआ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर इट, 1 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ यह कैडर अपग्रेडेशन। यह आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं सो उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं अधिक है, तो प्लीज़ याद रखिए इसको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। हाउ मच पे एलिमेंट शैल बी रिकॉर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ रनिंग स्टाफ। तो ऑप्शन दिया है 30%, 55%, 20%, 45%। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज 55% होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एज पर Rule 924 Clause 3 of IREM 1, that is Indian Railway Establishment Manual 1, 55% of basic pay is reckoned as add-on pay element for calculation of pension and DCRG of the running staff। ठीक है, तो 55% जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वह रिकॉर्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने पिछले वीडियोस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 49 तक था। इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं अब हम इस वीडियोस में कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा पूरा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा है एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शंस in all cases of appointment through RRB, RRB एंड RRC के थ्रू जो अपॉइंटमेंट होते हैं, RRB के रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार, इफ द रिक्रूटेड एम्प्लॉय डाइज इन द हार्नेस बिफोर कंप्लीटिंग मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब्ड फॉर रेगुलराइजेशन, द स्पाउस ऑफ सच ट्रेनी रिक्रूट विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ CGA, मीन्स कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार RRB, RRC के माध्यम से नियुक्ति के सभी मामलों में यदि भर्ती के लिए कर्मचारी की नियमितीकरण के लिए निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे प्रशिक्षु भर्ती का जीवन साथी CGA के विचार के लिए पात्र होगा। सही है या गलत? तो इसका आंसर होगा एज पर रेलवे बोर्ड रिसेंट गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस, वह जो है मीन्स उसका जो स्पाउस है ट्रेनी का, वह एलिजिबल होगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ CGA। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इस CGA के लिए द GM विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। यहाँ पे CGA एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड विद इन 5 years ऑफ डेट ऑफ डेथ or medical invalidation and or within 1 year of attaining majority where the case was registered as minor, true or false। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एज पर द टाइम लिमिट फॉर कंसिडरेशन ऑन CGA बाय रेलवे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑल द रिक्वेस्ट फॉर CGA दैट इज कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट शुड बी submitted within the prescribed period of 5 years from the date of death, medical invalidation or 2 years of attaining majority for ward registered earlier as minor shall be finalized or decided by DRM or CWM or HODs or competent authority। ठीक है, तो इस केस में बियॉन्ड 5 years एंड अप टू 20 years की बात करें तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वह DRMs, CWMs या HOD होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 years का लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो विद इन 1 year ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी है, ठीक है, वेयर एज द केस रजिस्टर्ड एज माइनर दैट शुड बी अ 2 year। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट विल बी द फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसीडर अपॉइंटमेंट ऑफ लेवल 7 ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। तो लेवल 7 के अंदर जो कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट है, तो उसके लिए उसको कंसीडर करने के लिए पूछा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा। ऑप्शन दिया है डीआरएम, जीएम, पीएचओडी और सीआरबी। तो जो आरबीई नंबर 35/2023 है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट फॉर द स्पाउस, वार्ड और डिपेंडेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज हु आर इन द पोस्ट ऑफ लेवल 7 ऑफ द प्री मैट्रिक्स, उसके अकॉर्डिंग जीएम हैज़ द अथॉरिटी टू कंसीडर एंड डिसाइड ऑन द सीजीए इन दिस पोजीशन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइम लाइन। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सक्षम प्राधिकारी होंगे वह कौन होंगे, जीएम साहब होंगे। और अगर हम लेवल 6 के अपॉइंटमेंट की बात करें, ऑन द अदर हैंड डीआरएम्स, सीडब्ल्यूएम्स और एचओडीज जो होंगे आर अलाउड टू कंसीडर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स अप टू लेवल 6 ऑन द 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स, ठीक है। तो 4200 ग्रेड पे तक के लिए जो है, तो हमारे डीआरएम और सीडब्ल्यूएम या पीएचओडीज जो हैं, तो वो एलिजिबल हैं, ठीक है, या कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन लेवल 7 के लिए जो हैं तो जीएम सर कॉम्पिटेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। यहाँ पे कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इज कवर्ड अंडर विच मास्टर सर्कुलर। ऑप्शन दिया है 32, ऑप्शन बी दिया है 37, ऑप्शन सी दिया है 16 एंड ऑप्शन डी दिया है 18। तो इसका आंसर हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑन कॉम्पैशनेट ग्राउंड इज कवर्ड अंडर मास्टर सर्कुलर नंबर 16। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 17 है, दैट मीन्स मास्टर सर्कुलर नंबर 17 है, वह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेके है, ठीक है, दैट मीन्स असिस्टेंस टू रेलवे एम्प्लॉयज़ फॉर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी दी जाती है, वह मास्टर सर्कुलर 17 के अंदर डिस्क्राइब्ड है। इसके अंदर मास्टर सर्कुलर 18 जो है, उसके अंदर प्रोविज़न ऑफ स्कूल्स इन रेलवे कॉलोनीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। मास्टर सर्कुलर 19 जो है, वह कन्फर्मेशन ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट्स है, ठीक है। इसके अलावा मास्टर सर्कुलर नंबर 32 जो है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वह है रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गैजेटेड स्टाफ, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गैजेटेड स्टाफ जो है कवर्ड है मास्टर सर्कुलर 32 के अंदर। मास्टर सर्कुलर नंबर 35 जो है रिटायरमेंट को लेके है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। मास्टर सर्कुलर नंबर 37 जो है वह प्रमोशन को लेके है, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ नॉन गैजेटेड जो ग्रुप सी स्टाफ है टू नॉन सिलेक्शन पोस्ट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, तो यह मास्टर सर्कुलर 37 के अंदर कवर है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसी पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो मास्टर सर्कुलर आपको याद होने चाहिए, जिसे मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 44 है, डीआरएम हैज़ द अथॉरिटी टू सैंक्शन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट्स व्हेन नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। तो क्या यह सही है या नहीं। तो डीआरएम की अगर हम एमएसओपी की बात करें, यहाँ पे मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर, तो उसके अंदर लिखा है डीआरएम हैज़ द अथॉरिटी टू सैंक्शन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट्स, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रजिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट्स व्हेन नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। तो इस केस में ना तो पीएचओडी के पास पावर है, ठीक है, ना तो डीआरएम के पास पावर है, ना तो सीडब्ल्यूएम, एडीआरएम, ठीक है, या कोई भी एक्स्ट्रा डिविजनल ऑफिसर्स हो गए, तो उनके पास जो है तो इस संबंध में कोई पावर नहीं है, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि अगर हम बात करें कि इसके अलावा अगर कोई रिकॉर्ड है जैसे, ठीक है, दैट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रजिस्टर्स विथ अवेलेबल रिकॉर्ड्स। अगर यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स किस बेस पर कि कुछ और उससे संबंधित कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जिसके बेस कुछ तथ्य हैं जिसके बेस पर उसकी सर्विस रिकॉर्ड्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, तो इस केस में जो
पीसीपीओ हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, ऑन द कॉन्करेंस ऑन द अप्रूवल ऑफ पीएफए, उनके पास फुल पावर है। ठीक है, इसके अलावा डीआरएम, एडीआरएम और जो एसएजी ऑफिसर्स हैं इन द फील्ड यूनिट्स, उनके पास भी फुल पावर है। ठीक है, तो इस केस में जो है तो उनके पास पावर रहेगी। बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट्स है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट्स DRM has authority to sanction the reconstructions of a service records on the basis of affidavits when no records are available is a false statement. Okay? अगर उससे संबंधित कोई रिकॉर्ड्स है तो उस केस में जरूर DRM के पास पावर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018 से पूछा गया है ये क्वेश्चंस। इसके अकॉर्डिंग यह बोला जा रहा है यहाँ पे कि DRM हैज़ द पावर टू सैंक्शन ट्रेनिंग ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ इन नॉन रेलवे इंस्टीट्यूट्स विद अ लिमिट ऑफ डैश डैश पर डे पर पर्सन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डैश डैश पर पर्सन पर कोर्स। ठीक है, तो यह बोला जा रहा है यहाँ पे कि DRM के पास जो सैंक्शनिंग पावर है ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ द नॉन गजेटेड स्टाफ है ना, उसकी लिमिट यहाँ पे पूछी जा रही है कि पर डे पर पर्सन पर कितना खर्चा किया जा सकता है, इन द सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पर पर्सन पर कोर्स कितना खर्चा जो है तो रहेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो यह तय सीमा है वह 8,000 एंड 40,000 रुपीज़ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एज पर DRM का जो MSOP है, तो DRM और CWM हैज़ अ फुल पावर लिमिट इज़ 8,000 रुपीज़ पर डे पर पर्सन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 40,000 पर कोर्स पर पर्सन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर यहीं पे क्वेश्चन में DRM की जगह पे AGM दिया होता तो जो AGM के साथ है वह AGM विद द रिकमेंडेशन ऑफ PHOD, और इस केस में जो लिमिट होगी वह 10,000 रुपीज़ पर डे पर पर्सन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज़ पर पर्सन पर कोर्स होगा। ठीक है, तो DRM और जो AGM है उन दोनों का जो है तो आप याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 42। एज पर द MSOP 2018 हु हैज़ द अथॉरिटी टू अलाउ a railway servant to proceed on duty outside the zonal railways, PHOD, DRM, JAG, SS इंचार्ज ऑफिसर और SS ऑफिसर। तो MSOP 2018 के अनुसार रेलवे कर्मचारी को जोनल रेलवे के बाहर ड्यूटी पर जाने की अनुमति देने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा PHOD, DRM, JAG ऑफिसर और SS ऑफिसर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, तो इस केस में PHOD हो गए, DRM, ADRM, SAG ऑफिसर्स हो गए, या एक्स्ट्रा डिविजनल जो JG ऑफिसर्स हैं, या सीनियर स्केल ऑफिसर्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज हैज़ अ फुल पावर। ठीक है, और इस केस में अकाउंट्स कंकरेंस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। ठीक है, अकाउंट का कंकरेंस लेना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। रिक्वेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर कैन ओनली बी entertained if received within dash dash days of the concerned railway servant joining his duty on the expiry of the relevant spell of leave availed by him। तो इस केस में जब भी वह एक छुट्टी को दूसरी छुट्टी प्रकार की छुट्टी में बदलने के लिए किसी कर्मचारी के अनुरोध पर 30 दिन के अंदर विचार किया जाएगा। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इन केस ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स द एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयज कंसर्न्ड tantamounts to break in service and cannot be condoned without the sanction of President of India। very very important। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द वर्कर्स अ फंडामेंटल राइट टू फॉर्म यूनियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 19(1)(c जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है तो वह डिस्क्राइब करता है, और यह जो है तो वर्कर्स को
यूनियन फॉर्म करने का या एसोसिएशन फॉर्म करने का एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। सो एज पर आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू ऑल इट्स सिटीजन्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। ई ऑफिस विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर WR हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय। तो इसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो ई ऑफिस जो है, जो जिसको WR के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है पूरी तरह से, इसको डिजाइन और डेवलप किसने किया है। ठीक है। तो रेलवे के अंदर अगर हम बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वह रेलटेल द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट की, तो इसको डिज़ाइन और डेवलपमेंट NIC द्वारा किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। फुल फॉर्म ऑफ IRPSM इज इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट, ट्रू और फॉल्स। तो इट इज़ वेरी मच ट्रू। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। IRPSM का फुल फॉर्म जो है वह इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है सेक्शन 4 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 डील्स विथ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ पे, तो सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इस क्वेश्चंस को भी जो है तो इस पेपर में कवर किया गया है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर दो तरह की कमेटी होती है। एक होती है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है, एक लोकल लेवल पे, जिसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वुमेन्स जो है वह लेस देन 10 नंबर में वर्कर हैं, तो इस केस में, और अगर यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का भी कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। दिया है 22 अप्रैल 2013, 9 दिसंबर 2013, 21 अगस्त 2014 एंड 22 जनवरी 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 22 अप्रैल 2013। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। तो इसके अंदर जैसा कि आपको पता है RTI एक्ट 2005 जो है, ठीक है, तो उसमें डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें लॉग बुक्स आते हैं, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये भी आते हैं, सर्कुलर्स भी आते हैं, ये फाइल नोटिंग्स जो है ये नहीं आती। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी। ठीक है, जिससे आप अपील करते हैं कि वह 30 दिनों के अंदर जो भी मांगी गई इन्फॉर्मेशन है उसको प्रदान करे। नेक्स्ट है, द बेंचमार्क ऑफ वेरी गुड ग्रेडिंग इन APAR फॉर द ग्रांट ऑफ अपग्रेडेशन अंडर MACP हैज़ बीन एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 जुलाई 2018 और 25 जनवरी 2017, 25 जुलाई 2017 और 25 जुलाई 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 2016। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको याद होगा तो अरुण जेटली के टाइम पे जो है तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, उन्होंने, सो इसका आंसर 25 जुलाई 2016 है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। प्रमोशन अगेंस्ट विच कोटा अंडर LDC और GDC इज नॉट काउंटेड एज प्रमोशन फॉर ग्रांट ऑफ MACP। ऑप्शन दिया है प्रमोशनल कोटा, PWD कोटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा और नन ऑफ द अबव। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 आई डिमांड फ्रॉम योर साइड, प्लीज़
कॉमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्क इज नॉट इंक्लूडेड इन PS65। PS65 जैसा कि आपको पता है प्लानट 65 दैट इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग और HRD। तो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली वर्क्स रिलेटेड टू ट्रैक सेफ्टी, वर्क्स रिलेटेड टू स्टेशन बिल्डिंग, वर्क्स रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स फॉर स्किलिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, और वर्क्स रिलेटेड टू बिल्डिंग्स एंड अदर वर्क्स इन कनेक्शन विद द स्टाफ वेलफेयर। ठीक है, तो वर्क्स रिलेटेड टू ट्रैक सेफ्टी इसके अंतर्गत नहीं आता है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो वर्क्स रिलेटेड टू स्टेशन बिल्डिंग हो गया, या क्रिएशन ऑफ एसेट्स क्रिएशन हो गया फॉर स्किलिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, या जो रिलेटेड टू बिल्डिंग्स एंड अदर वर्क्स इन कनेक्शन विद द स्टाफ वेलफेयर, तो ये सब चीज़ें जो है तो इसके अंदर कवर होंगी। सो ऑप्शन नंबर BCD, जो ऑप्शन नंबर सी है, यह इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RRSK। तो RRSK इज नथिंग बट राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एज पर 7th CPC रेट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर ऑफ लेवल 8 एंड बिलो इज डैश डैश। एज पर द 7th CPC अगर बात करें यहाँ पे, तो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो है ट्रैक मेंटेनर के लिए वह 2700 रुपीज़ पर मंथ है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, STCA स्टैंड्स फॉर। तो STCA का फुल फॉर्म क्या है? STCA इज नथिंग बट स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस। ठीक है, तो ऐसे 5000 रुपीज़ जो है तो स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when can a person withdraw 90% amount from the final accumulated PF account without any reason? 3 years before retirement, 2 years before retirement, 1 year before retirement and none of the above। तो कोई भी पर्सन है वह 90% अमाउंट जो है अपने PF अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है इन एनी रीजन बिफोर 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ HRA फॉर XYZ सिटीज़ एज ऑन डेट। तो एज ऑन डेट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो X सिटीज़ के लिए जो है 27% है, Y के लिए 18% है, और Z के लिए 9% है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे यहाँ पे, इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर फॉर लेस दैन 6 आवर्स देन परसेंटेज TA रेट क्लेम्ड विल बी। तो अगर वह लेस दैन 6 आवर होता है तो इस केस में 30% जो है तो वह TA क्लेम करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 6 से 12 घंटे पर जो है तो वह 70% करेगा, और 12 घंटे से ऊपर पे वह फुल 100% TA क्लेम करेगा। विच कैटेगरी ऑफ पास इज एडमिसिबल टू जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर हो गए, या फिर CRB एंड CEO हो गए, या मेंबर्स ऑफ रेलवे बोर्ड हो गए, तो इनके लिए जो है तो वह गोल्ड मेटल पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय इन रिसीट ऑफ साइकिल अलाउंस कैन ओनली क्लेम ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर अ जर्नी बियॉन्ड 20 किलोमीटर्स ऑफ प्लेस ऑफ ड्यूटी, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर जो होगा वह फॉल्स होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, हु इज़ द कन्वीनर ऑफ प्रेम मीटिंग एट द जोनल लेवल। जोनल लेवल के अंदर प्रेम जो है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट, तो उसका कन्वीनर कौन होता है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जोनल लेवल पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसका जो कन्वीनर होता है वह डिप्टी GM जी होते हैं। कौन होते हैं? डिप्टी GM जी। ठीक है, इसके अलावा जो चेयरमैन होते हैं उसके चेयरपर्सन है वह GM साहब होते हैं, जबकि डिप्टी GM जी जो होते हैं उसके कन्वीनर होते हैं। इसी प्रकार अगर हम डिवीज़न लेवल पे बात करें तो DRM साहब जो होते हैं वह इसके चेयरमैन होते हैं, और जो इसके कन्वीनर हैं वह सीनियर DPO साहब होते हैं। ठीक है, सीनियर DPO इज़ द कन्वीनर। इसके अलावा बोर्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो इस केस में जो CRB होंगे वह इसके चेयरमैन होंगे, और सेक्रेटरी जो रेलवे बोर्ड होंगे वह इसके कन्वीनर होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स इन इंडिया, तो कौन सा लेजिस्लेशन है जो इनको डील करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो है यह डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 भी डील करता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 भी डील करता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, वेलफेयर लेजिस्लेशन, नन ऑफ द अबव। तो इट इज़ अ बेसिकली प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो यह जो है तो एक तरह से लेबर लेजिस्लेशन है जो जो हमारे चाइल्ड हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। कि मतलब यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन अगर बात करें तो लेस देन जो 14 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं तो उनको हम यहाँ पे बोलेंगे कि चाइल्ड का डेफिनेशन के अंदर उनको कवर किया गया है। तो उनको जो है तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके तहत जो हमारा फंडामेंटल राइट है वह भी आर्टिकल 25 वह भी डील करता है यहाँ पे। कि आर्टिकल 24 सॉरी आर्टिकल 24 डील करता है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, मतलब उनको किसी फैक्ट्रीज 14 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज के अंदर काम करने से रोका जाए, या बेगार वगैरह हो गया जैसे, ठीक है, या बॉन्डेड लेबर हो गया तो उनको ना करने दिया जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ पूछा जा रहा है नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेव चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, तो इस केस में यहाँ पे उनके फाउंडेशन का नाम पूछा है। तो उनके फाउंडेशन का नाम है BBA, दैट इज बचपन बचाओ आंदोलन। इस फाउंडेशन को उन्होंने 1980 में स्टार्ट करा था और अभी तक जो है तो लगभग 80,000 से ऊपर तक के बच्चों को उन्होंने बॉन्डेड लेबर हो गया या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, ठीक है, या फिर आप बात करें तो जो चाइल्ड लेबर हो गया, या इन सब से रेस्क्यू करा है। इसके अलावा RTE जो राइट टू एजुकेशन है तो उसमें भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर इन इंडिया इन विच ईयर वाज द चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही इस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है यहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, तो यहीं पे इसका आंसर मिल गया आपको। तो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को टिक कर देता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर A 1986। ओके, सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। एज पर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 द डेफिनेशन ऑफ डैश डैश एम्प्लॉय इज वन हु डज नॉट वर्क जनरली ऑफ अ वेल डिफाइंड रूटीन नेचर वेयर इन मेजर रिक्वायरमेंट इज नॉट सो मच ऑफ द जजमेंट स्किल एंड डेक्सटेरिटी but of proper discharge of duties assigned to him for a relatively narrow job and important decisions are made by others। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर जो है तो आपको स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर का डेफिनीशन मिलेगा। इसको आप ध्यान से पढ़िए, और इसके अंदर अगर सेमी स्किल्ड लेबर की बात करें तो यह डेफिनीशन उसको सूट करता है। सो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। Minimum Wages Act 1948 requires dash dash to fix minimum rates of wages in respect of employment specified in the schedule। तो बेसिकली मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करे इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो जो शेड्यूल में मेंशन्ड एम्प्लॉयमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको लिए मिनिमम वेजेस को तय करे। ठीक है, यह अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मतलब यह है कि ऐसे सेक्टर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डील किए जा रहे हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एज एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा, और उसके अलावा जहाँ भी
स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। ठीक है, जैसे ऑयल्स हो गया, ऑयल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर हो गया, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, तो इन सब पे अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का डीलिंग है, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा शायद से कि रेलवेज को जो है, तो रेलवेज के लिए कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो वह रेलवेज के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 अ क्रिश is to be provided if dash dash or more female employees are working। तो इस केस में फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर अगर 30 या उससे अधिक की महिलाएं कार्यरत हैं तो उस केस में उनको क्रिच सुविधा मिलेगी। ठीक है, बेसिकली स्तनपान कराने के लिए जो है तो इसका इम्पोर्टेंट रोल है, या फिर जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको देखभाल कराने के लिए, उनके देखभाल के लिए, ठीक है, यह सुविधा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ रेलवेज। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से पूछा है यहाँ पे। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे यहाँ पे। द रेगुलेशंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आर रिलेटेड टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, दैट इज वेजेस मस्ट बी पेड विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, और द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस वेयर इन द फाइन्स, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नीदर ए नॉर बी। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है वह इन्फोर्स हुआ इन द होल ऑफ इंडिया ऑन 28 मार्च 1937 को, और इसके अंदर जो है तो 3 काइंड्स ऑफ वेजेस हैं, मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस। इन तीनों वेजेस को कवर किया गया है। और अगर हम बात करें तो यह एक्ट अप्लीकेबल किस पर होगा, तो दिस एक्ट विल अप्लीकेबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन हुज वेज डज नॉट एक्सीड 24,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, और इस केस में वेज पीरियड की अगर बात करें तो वेज पीरियड शैल नॉट एक्सीड 1 मंथ। ठीक है, तो वेज पीरियड जो होगा वह 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस और वेज मस्ट बी पेड विद इन अ टाइम पीरियड, दैट मीन्स जो भी टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड क्या है, दैट शुड नॉट बी अ मोर देन 1 मंथ और एक्सीड 1 मंथ। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस वेदर फाइन्स और अदरवाइज, तो ये सब जो डिडक्शंस है तो उनको जो है तो इसमें कवर किया गया है। ठीक है, दैट मीन्स वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, ठीक है, एंड 10th डे इफ़ द पर्सन इज एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 1000। तो अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे लेस देन 1000 वर्कर्स कार्य कर रहे हैं तो इस केस में जो उसका वेज पीरियड होगा, ठीक है, वह अगले महीने का जो 7वां तारीख है उससे आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स विद इन द एक्सपायरी ऑफ 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ उनको वेज कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे 1000 से ज़्यादा पर्सन है, वर्कर कार्यरत हैं, तो इस केस में यह जो डेट है वह 10th डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको 10th डे के अंदर जो है तो इसको कवर करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेज ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन, अगर हम डिडक्शंस की बात करें, जैसे यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिडक्शंस लिखा हुआ है फ्रॉम वेजेस, तो इस केस में यह जो डिडक्शंस है वह 75% है इफ़ द डिडक्शंस इंक्लूडेड पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में अमाउंट ऑफ डिडक्शंस जो है फ्रॉम वेजेस दैट इज 75% है, और इसके अलावा केसेस जो हैं उनमें 50% है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन शैल नॉट एक्सीड 75% इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड 50% इन द अदर केसेस। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अंदर कवर की गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 पर एक सेपरेट वीडियो करूं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलंटरी डैश डैश कंपल्सरी।
तो एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलंटरी निगोशिएशन एंड कंपल्सरी एडजुडिकेशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आईडी एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईडी एक्ट को भी आपने देखा होगा यहाँ पे कि जो कंपल्सरी एडजुडिकेशन है और वॉलंटरी निगोशिएशन है, उसके थ्रू इंडस्ट्रियल पीस को कैसे सिक्योर करना है, तो इस बात को जो लेके आईडी एक्ट बताता है यहाँ पे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द आईडी एक्ट 1947? कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड लेबर कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट अ मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अंडर द आईडी एक्ट 1947। बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है यह ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म जो है तो इसको डिस्क्राइब किया गया था किसके द्वारा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की मशीनरी है वह कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन है, लेबर कोर्ट है। या अगर हम बात करें तो इसको सेटलमेंट करने का जो तरीका है या मशीनरी है, उसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस आता है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है मीडिएशन, मतलब दो लोग हैं, जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा है तो कोई एक तीसरा बंदा आके अगर उसमें मध्यस्थता या मध्यस्थ बंदा है तो वो मध्यस्थता का कार्य कर रहा है, उनको सुलझाने का, झगड़े को सुलझाने का कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे वर्ड आता है कॉन्सिलिएशन। ठीक है, तो यह मे बी अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर हो सकता है या बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन हो सकता है। इसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसको जो है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए जो प्रोसीडिंग्स होती है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इसके अलावा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इज़ अ टूल। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जो होता है वह भी एक टूल है, या वॉलंटरी निगोशिएशन, जिसके द्वारा जो है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है। इसके अलावा एक कंपलसरी आर्बिट्रेशन है, ठीक है, जिसको हम एडजुडिकेशन भी बोलते हैं, एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन या कंपलसरी एडजुडिकेशन जैसे बोला आपने, या कंपलसरी आर्बिट्रेशन बोला आपने, तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारे लेबर कोर्ट होते हैं या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो गए या नेशनल ट्रिब्यूनल हो गए, वो इसको शांत करने का कार्य करते हैं। तो जो ऑप्शन में लेबर कोर्ट लिखा हुआ है यह बेसिकली कंपलसरी एडजुडिकेशन का पार्ट है। कंपलसरी एडजुडिकेशन के अंदर बेसिकली एक लेबर कोर्ट आता है, एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आता है और एक नेशनल ट्रिब्यूनल आता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। एज फॉर द फैक्ट्री एक्ट 1948 अ कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द एम्प्लॉयज़। 250 एम्प्लॉयज़ जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे कैंटीन रहेगी, ऐसा प्रोविजन जो है तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर है। हु इज़ द एडोलसेंट एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948? तो हु इज़ मोर देन 15 एंड लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ द एडोलसेंट एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा गया है कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियटी। ये तो सभी एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसी बी मोर देन द ओकेजन डिमांड, and that every government servant should exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of the expenditure of his own money। ठीक है, no authority should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order which will directly or indirectly to its own advantage the amount of allowances granted to meet expenditure of a particular type should be so regulated that the allowances are not on the whole a source of profit to the recipient। तो ये सभी जो चारों यहाँ पे कैनन्स लिखे हुए हैं तो ये कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सो ऑप्शन ए बी सी डी ये सभी चारों जो है तो इसको डेल्ट करेंगे। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पे बोला है फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ ग्रेड पे 4200 और लेवल 6। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदर देन पर्सनल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अदर देन पर्सनल डिपार्टमेंट विच लेवल ऑफ पर्सनल ऑफिसर कैन बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन बोर्ड। तो सीनियर स्केल ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर ए और बी, और जूनियर स्केल ऑफिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज फॉर अदर देन पर्सनल डिपार्टमेंट। इस केस में जो है तो सीनियर स्केल ऑफिसर विल बी नॉमिनेटेड एज ए पर्सनल ऑफिसर। सीनियर स्केल लेवल का होना चाहिए। द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was introduced with effect from 14th January 2019, 14th February 2019, 1st March 2019 और 1st April 2019। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न EWS के तौर पर, जो कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। और इसमें अगर बात करें तो इसके अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को हमने अमेंड किया है। और यह EWS रिजर्वेशन जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ और इफ़ेक्ट में आया ऑन द डेट 14th जनवरी 2019 को। ठीक है, तो 14 जनवरी 2019, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 2019 को यह इफ़ेक्ट हुआ। Next is the screening committee for the granting MACP, that is modified assured career progression, shall follow a time schedule and meet twice in a financial year for advanced processing of a case, preferably in first week of April and October, first week of March and September, first week of January and July, first week of May and November। तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो कि MACP ग्रांट की अनुशंसा करती है, तो वह 2 बार मिलती है इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर द एडवांस प्रोसेसिंग ऑफ द केस। वह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पे। हाउ मेनी नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री सिलेक्शंस में बी कंडक्टेड टू कैटर टू एब्सेंटीज इन सिलेक्शन पोस्ट। चयन पद में अनुपस्थित लोगों को पूरा करने के लिए कितनी संख्या में पूरक चयन आयोजित किए जा सकते हैं। तो इसका मैं श्योर नहीं हूँ, बट मे बी इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप, या फिर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर श्योरिटी के साथ बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटी मस्ट सिक्योर हाउ मच मार्क्स इन अ रिटन टेस्ट इन सिलेक्शन टू सेफ्टी पोस्ट फॉर बिकमिंग एलिजिबल टू बी इम्पैनल्ड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है सेफ्टी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सेफ्टी पोस्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो सेफ्टी पोस्ट के केस में जो एम्प्लॉय है SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उसके लिए इम्पैनल्ड होने के लिए रिटन टेस्ट में उसको 60% मार्क्स चाहिए, और अगर नॉन सेफ्टी पोस्ट है अगर, तो इस केस में उसको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, फॉर एलिजिबल टू बी इम्पैनल्ड। तो इस तरह से हमने टोटल इस पेपर को कंप्लीट किया 2 वीडियोस के अंदर, जिसमें हमने आज लगभग 55 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस को कवर किया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और भी अगर वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो से जुड़े अगर कोई सजेशन है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।